देखो, ये क्लास वैसे अपने आरएस मेंस की होने वाली है। मेन बात क्या है कि हम प्री पास कर लेते हैं, प्री पास हो जाता है। फिर बात ये आती है कि जब 2 या 3 महीने मिलते हैं या 4 महीने मिलते हैं, 5 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, समस्या वहाँ ये आ जाती है कि 1 महीना तो हम धरना प्रदर्शन में चल जाते हैं कि पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। क्यों? क्योंकि मेंस के अंदर कंपोनेंट्स ही अलग अलग हो जाते हैं। सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, वो आरपीएस ही जानती है। पर अगर 20 सब्जेक्ट 25 सब्जेक्ट को हमें आर एस मेंस के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए 4 महीने प्री के बाद के काफ़ी नहीं होते। उसके लिए तैयारी आज से शुरू होती है। आज से शुरू कैसे होती है? आज से मतलब आज के पहले से जब आप पढ़ाई की तैयारी शुरू करें, तो प्री और मेंस को अलग से सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ा जाता। अगर हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, उसे हर क्वेश्चन को उस नज़रिए से देखें कि क्या मैं ये मेंस में लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं प्रधानमंत्री के बारे में लिख रहा हूँ, अभी मैं आंसर्स में शेयर करूंगा। यहाँ मैंने एक कथन लिख रखा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कथन है, राम से मुहिर के द्वारा दिया गया, कि जहाँ जहाज चलती है ना, तो जहाज के अंदर एक स्टीयरिंग व्हील होता है। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल स्टीयरिंग व्हील का काम करती है और प्रधानमंत्री उसे घुमाने का काम करता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कथन हो गया। और जब हम प्री में पढ़ लेते हैं, प्री में किस हिसाब से पढ़ते हैं कि ये कथन किसका है, मिलान कर लेंगे। नहीं होता। यहाँ एक फेडरलिज्म वाला प्रश्न हम अभी साझा करेंगे कि संघवाद में क्या है। तो हम सब ये तो पढ़ लेते हैं कि केसी वीर ने क्या बोला है, हमारे संघवाद के लिए केसी वीर ने क्या बोला है, ये प्री के हिसाब से पढ़ लेते हैं। पर ये कभी नहीं सोचते कि यार, अगर संघवाद का प्रश्न आएगा तो मेंस में भी इसे उकेर आएंगे तो इतना अच्छा रहेगा। मैं आपको 2024 वाले की साझा नहीं करूंगा, सिर्फ कॉपीज 2023 की बताऊंगा, क्योंकि मैं सिलेक्शन 2023 में लेके आया हूँ। 2024 वाला अभी रिजल्ट आया नहीं है। 2024 में और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन थी, पर रिजल्ट जिसका सामने आया वही कॉपीज बताऊँ ताकि आप बेहतर इवेल्युएट कर सके। यहाँ कॉपीज दिखाना में आपका पर्पज़ अलग होगा कि आप सीख सके। जब मैं कहता हूँ कि मैं अलग अलग पेन का यूज़ करता हूँ, पतला पेन, मोटा पेन, काला नीला, मतलब नीला ही यूज़ करते हैं, लेकिन पतला पेन, मोटा पेन, इसमें भी अलग अलग होता है। काले में भी जेड ब्लैक कलर आता है, तो एक्स्ट्रा शाइन करता है, स्किन होती है, कॉपी तो अलग से दिखता है। मैंने नीले पेन का यूज़ किया था। इसे अगर आप, पीछे मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा, तो इसे अगर आप स्कैन करके भी देखेंगे काले में, तो आपको साफ साफ नज़र आएगा कि मेरी कहाँ हेडिंग है, मुझे कहाँ कौन सी चीज़ लिखनी थी, कहाँ क्या करना था। तो हम उत्तरों की शुरुआत करते हैं। पर एक बात अवश्य अवश्य ध्यान रखनी है, जब भी उत्तर लेखन करने बैठे हम, जब भी आंसर राइटिंग करने बैठे, एक बात का पता होना चाहिए था कि 20,000 लोग अगर आर एस मेन्स लिख रहे हैं, हमारी कॉपी 19वें 1000वें नंबर पर आती है, मान लो 10वें 1000वें नंबर पे ही आ रही है। और शायद, मुझे आधिकारिक जानकारी तो नहीं है, पर शायद प्रोफेसर्स 1.5 महीने 2 महीने तक एक ही आंसर चेक करते हैं शायद, क्योंकि किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, इसलिए शायद एक प्रोफेसर के साथ एक क्वेश्चन को चेक करवाया जा रहा है। पूरी जानकारी नहीं है, पर अगर पूरी कॉपी भी चेक कर रहे हैं, फिर भी 1 डेढ़ महीने में वो सभी आंसर्स पढ़ चुके हैं, और 1 महीने बाद हमारी कॉपी चेक करने का नंबर आया है। हम ऐसा क्या करें कि थोड़े एक्स्ट्रा हमें नंबर मिल जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा हमारा फ़ायदा हो जाए। बताओ क्या कर सकते? कंटेंट, आप बोलेंगे कंटेंट, कंटेंट कहाँ से लाओगे? वही कंटेंट है। मेन बात क्या होती है, हम समझ लेते हैं कि अगर हम पॉलिटी का आंसर लिख रहे हैं तो उसमें सिर्फ इंडिया की पॉलिटी में जो हमारे नोट्स में लिखा हुआ वही लिखेंगे। एथिक्स का आंसर लिख रहे हैं तो एथिक्स में नोट्स में जो लिखा हुआ वही लिखेंगे, ऐसा नहीं होता है। एथिक्स के आंसर में पॉलिटी भी आएगी, आईआर भी आएगी, इकोलॉजी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, और जो हम अखबार पढ़ते हैं रोज वो भी आएगा। अगर हम पॉडकास्ट भी सुन रहे हैं, अभी सब कुछ बताऊंगा। ये मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तब मैंने पढ़ा, उतार दिया, काम आ गया। आंसर राइटिंग करनी हमारा मेन पर्पज़ है, और उसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। कि मेरे कुछ आंसर्स है यहाँ पर, पहले आप आराम से प्रश्न पढ़िएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, हिस्ट्री के क्वेश्चंस पर बाद में जाएंगे। पहले आप ये प्रश्न पढ़िए।
ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए दे लेते हैं क्योंकि लोग उन्हें घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दे तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आ गया कि अगर आप खुद सोचिए, क्या लोग घूस देना बंद कर देंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्या करप्शन ऐसा ही होता है कि मैं किसी को कैसे दूं वही करप्शन है क्या? करप्शन की परिभाषा तो एक विशाल परिभाषा है कि करप्शन सिर्फ लोगों से पैसा लेकर ही नहीं किया जाता। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है, क्रोनी करप्शन होता है, अलग अलग प्रकार के करप्शन होते हैं जो हम सोशोलॉजी में पढ़ते भी है। सोशोलॉजी हमारे सिलेबस में है। हम करप्शन की अब अलग से अवधारणा दे रखी है, करप्शन के बारे में समझा रखा है। करप्शन क्या है, कैसा है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि प्रश्न देखा और इससे हमें क्या करना है, आलोचनात्मक परीक्षण करना है। पेन किधर है? चलिए, आलोचनात्मक परीक्षण की बात आई है तो यहाँ मैंने एथिकल कंसर्न को हाईलाइट क्यों किया है? एथिकल कंसर्न को इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि ये सिलेबस का बिंदु है। मैंने जब पीएसआई के लिए वीडियो भी बनाई, आरएस प्री के लिए भी बनाई, तब मैंने आपको सिलेबस ही बताया था कि सिलेबस को देखिए, पीवाईक्यू को देखिए, आपका आधा काम हो जाएगा। ये जो लाइन लिखी हुई है ये हमारे सिलेबस में है। एथिकल कंसर्न अंडरलाइन किया। अंडरलाइन करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा आंसर दिखेगा, अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा क्विड क्यो प्रो कल्चर। हालांकि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी लिख देते हैं कि कहेंगे हिंदी माध्यम से हम कैसे लिखे क्विड क्यो प्रो। क्विड क्यो प्रो अंग्रेजी का शब्द है ही नहीं, लैटिन शब्द है। ये दिख रहा है कहीं इंग्लिश का शब्द? अगर आप लिखेंगे तो भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, देवनागरी में लिखे हो तो भी क्विड क्यो प्रो ही होगा। क्विड क्यो प्रो का मतलब क्या होता है? अब ये बोलेंगे कि आपको क्विड क्यो प्रो शब्द कहाँ से लिखा, हमें तो नोट्स में लिखा हुआ नहीं है। हालांकि एथिक्स में ऐसी कोई बात लिखी हुई है पर ये शब्द नहीं यूज़ हो रखा। लेकिन सभी टीचर्स बोलते हैं कि अखबार पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, अखबार पढ़ लो। हम अखबार पढ़ते नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई गवाई जी ने ये बात कही थी। कब कही थी? जब वो हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड बंद किए थे ना, साल पहले, 2 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड निकाले। तो मुझे वहाँ कोई चीज़ का कंटेंट अच्छा लगा, कोई भी लगा, कोई भी फैक्ट लगा, मैं लिख दूंगा। इसी जो आंसर दिखाऊंगा यहाँ पर एक कथन लिख रखा है मैंने कि हम पहली जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देख रहे हैं। हम पहली जनरेशन है जिसको क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखने का, प्रभाव देखने का मौका मिल रहा है। और शायद हम आखिरी जनरेशन है जो इसके लिए कुछ कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? ये कथन बार से मिला। कथन पता नहीं किसका था, मैंने बराक ओबामा का नाम लिख दिया था यहाँ पे। पता तो चलता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। बराक ओबामा 10 साल 15 साल हो गए प्रेसिडेंट रहे हुए, राष्ट्रपति रहे थे। 15 साल बाद किसी को उनके कथन याद रहेंगे क्या? किसी ने कहाँ कह दिया, मेरे को अच्छा लगा, मैंने लगा दिया, नाम याद नहीं आ रहा बराक ओबामा। ऐसे ही कुछ कथन मेरे खुद के भी है इसमें। पेपर में कुछ कथन मेरे खुद के हैं, वहाँ लिख दिया महात्मा गांधी जी ने कहा। इतना थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि अगर आपने महात्मा गांधी को अच्छे से पढ़ा है तो उनकी आइडियोलॉजी आपको पता लग जाएगी कि महात्मा गांधी जी ऐसा कह सकते हैं। अभी जब मैं आपको पहला ही प्रश्न बता रहा था, बोला था कि इस पे बाद में आएंगे, ये रहा प्रश्न। ये जो आपको कथन दिख रहा है ना, ये मेरा है। बिना श्रमिकों के, महिलाओं के और किसानों के और हिंदू मुस्लिम एकता के कोई भी मूवमेंट मास मूवमेंट नहीं बन सकता, महात्मा गांधी ने कहा असहयोग आंदोलन के दौरान। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान कह सकते हैं ना ये बात। खिलाफत मूवमेंट हुआ था, तेरा खिलाफत मूवमेंट श्रमिकों ने साथ दिया था। हम भी देखते हैं काड़ू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी नागपुर अधिवेशन में पार्टिसिपेट करने गए थे। श्रमिक वर्ग साथ में था, महिलाएं भी थी। सभी कंपोनेंट इस मूवमेंट में थे कि नहीं थे? तो गांधी जी की मुझे आइडियोलॉजी पता है, मैंने अपना कथन बनाया, नाम लिया।
गांधी जी का थोड़ा बहुत है, कर सकते हैं, बिल्कुल ही नहीं कि एकदम गांधी जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं मिल रही। गांधी ने ऐसी बात कही होगी, इसमें कोई उस सेम लाइन्स अपने को याद नहीं आ रही, पर गांधी जी ने ऐसा कहा होगा। क्यों नहीं कहेंगे कि कोई भी आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन सकता बिना महिलाओं के। आधी आबादी है महिलाएं, बिना श्रमिकों के, बिना किसान वर्ग के, बिना हिंदू मुस्लिम एकता के। क्या है ऐसे आंसर राइटिंग की इंट्रोडक्शन, जब इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, कैसे इंट्रोड्यूस करे, कैसे इंट्रोड्यूस करे, कैसे इंट्रोड्यूस करे, ऐसे इंट्रोड्यूस करे। ये क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण है कि लोग पैसा दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं, क्या कारण है। हमने जब पढ़ा है कि पबेड़ में सर पढ़ाते हैं कि घूस को स्पीड मनी कहा जाता है। ये पबेड़ का क्वेश्चन तो नहीं है। करप्शन हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ये सोशियोलॉजी का क्वेश्चन तो नहीं है। सबको लिंक करके मैंने लिख दिया, राइट बराबर स्पीड मनी। सामाजिक स्वीकार्यता है। सामाजिक स्वीकार्यता क्या है कि घूस देंगे तो हमारा काम 2 महीने की जगह 2 दिन में हो जाएगा। अगर 2 दिन में काम हो रहा तो 500 रुपये लोग देते हैं। सामाजिक स्वीकार्यता, अगर ऐसा होना ही बंद हो जाए, ऐसी बातें होना ही बंद हो जाए तो घूस क्यों देंगे, कारण ये हो गया। फिर जब मैं कहता हूँ कि मुझे मेरा आंसर उन 15,000 20,000 लोगों के बीच में चमकाना है, मुझे मेरा आंसर चमकाना है, तो मैं मोटा पेन पतला पेन सभी चीज़ों का यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ लिख रहा है, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बनाया है, डू आवर लीगल सिस्टम गिव्स फ्रीडम टू टेक ब्राइब। क्या हमारा कानूनी व्यवस्था हमें ये स्वतंत्रता देती है कि हम घूस देती है क्या? नहीं देती, पक्का नहीं देती। मैंने यहाँ लिखा देती है। अगला आदमी पढ़ेगा तो देखेगा सही क्या लिख रहा है ये। सिर्फ प्रशासक बनना चाह रहा है। यहाँ लिखा है कि पार्शली नहीं देती है, पर आंशिक रूप से हाँ देती है। आंशिक रूप से, आंशिक रूप से कैसे देती है? हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1948 का, वो कमज़ोर है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1948, कोड ऑफ एथिक्स की कमी है। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स हम पढ़ते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू कर दिया गया, पर कोड ऑफ एथिक्स लागू नहीं किया गया, कमी है। हमें स्वीकार्यता मिली हुई है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी कमज़ोर है हमारा। इसके अलावा कंप्लाइंस ऑफ सीवीसी और लोकपाल, मुख्य सतर्कता आयोग है हमारा, और लोकपाल है, उनकी जो पकड़ है वो भी थोड़ी कमज़ोर है। हम कमियाँ पढ़ते हैं ना उसमें, तो हमें मिलता ही स्वीकार्यता। आर्टिकल नंबर 311 हम सभी ने पढ़ा है कि लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान कर रखा है आर्टिकल 311 के तहत, दे रही है। गांधी जी ने भी कुछ बोला था, अगर हमारा जो मीन इम्प्योर होगा तो एंड भी इम्प्योर ही होएगा। मतलब हमारा अगर माध्य जो अगर अपवित्र है, तो हमारा जो एंड गोल होगा वो भी अपवित्र ही रहेगा। घूस ले रहे तो काम भी ऐसा ही होगा। अब वही बातें हैं कि हमें लिखना होता है, पर मैं यहाँ चीज़ दिखा रहा हूँ कि मुझे पता है कि 15,000 में मेरी कॉपी चमकानी है, तो मैंने पेन का यूज़ किया है और अलग अलग दिखाया है। सोक्रेट्स ने क्या कहा? सोक्रेट्स ने क्या कहा? पर्सन बराबर नॉलेज। अगर आदमी के पास ज्ञान है, नॉलेजेबल आदमी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। यही तो कहा उन्होंने, जिसके पास ज्ञान है वो कभी कुछ भी गलत नहीं करेगा, मैंने ये लिखा। चलो ये छोड़ो, हम जब उदाहरण की बात करते हैं तो हमें सब कहते हैं कि विजय सर ने भी आपको कहा होगा कि गांधी जी के ऊपर 50 कथन लिखना, और ये इसलिए कहा होगा कि मैं आपको 50 कोटेशन दे दूंगा, दिखा दूंगा, सबके कोटेशन सेम हो जाएंगे। आप खुद लिखेंगे तो सबके अलग अलग होंगे। नहीं तो क्या जा रहा है, प्रिंट करा के दे देंगे आपको, क्यों नहीं दे रहे? फिर वही सब एक ही बात लिख के आओगे, अलग कहाँ होगा? यहाँ लिखा है ये सत्येंद्र दुबे, उन्होंने अपनी जान दे दी थी, घूस नहीं ली थी। यहाँ ये सोशोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ये चीज़। करप्शन क्या होता है? करप्शन किसकी फॉर्मूला क्या है? करप्शन बराबर विवेकाधीन शक्तियाँ प्लस एकाधिकार माइनस पारदर्शिता। जितनी जितनी पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, उतना उतना करप्शन घटता जाएगा। जितना एकाधिकार बढ़ता जाएगा, उतना उतना करप्शन बढ़ेगा। विवेकाधीन शक्तियाँ होगी, करप्शन बढ़ेगा। आंसर है कि नहीं? सिंपल सा। इसे लिखने में आप कहेंगे कि कैसे लिखे, आपने इतनी क्रिएटिविटी कर दी।
ये कर दिया वो कर दिया, 10 मिनट में लिखे आता है। 10 मिनट से 11 मिनट नहीं लगता। मान लो 11 मिनट लग 12 मिनट लग। मैं तो खुद की अपनी एक स्टाइल है। अगर आरपीएससी पैटर्न चेंज कर रही है शायद वो मेरे हित में कर रही है, पर मेरे जैसे लोगों को हित में कर रही है। 2 नंबर के क्वेश्चन मैं कभी नहीं करना चाहता। लास्ट में रखता हूँ 2 मिनट 5 मिनट की, उनमें कर लूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन टारगेट करना है हमेशा मेरे को। उसके अलावा जो ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इनमें मेरे को ज़रा कम इंटरेस्ट है। 10 नंबर के क्वेश्चन बढ़ा रहे हैं, चेंज होगा तो क्या होगा, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ। चेंज होगा तो क्या होगा, एथिक्स जो 65 नंबर का आ रहा है शायद 100 नंबर की हो जाएगी। क्यों, यूपीएससी में भी तो है, अलग से पेपर होता है। शायद ऐसे 20 नंबर का है तो ऐसे के वेटेज बढ़ जाएगा। ऑप्शनल आए नहीं आए वो अलग बात है, शायद नहीं आए ऑप्शनल इतना, क्योंकि फिर वो सबके लिए समान नहीं हो सकता। यूपीएससी नहीं कर पा रही सबके लिए समान, तो बात करें मॉडल पे तो उसी के चल रहे हैं। फिक्स बढ़ जाएगी, इंडियन पॉलिटी आईआर का वेटेज बढ़ जाएगा। शायद 6 छोटी सब्जेक्ट में कुछ कटौती हो सकती है, हो जाए तो ही बढ़िया है। हटे नहीं हटे वो पता नहीं, लेकिन वो आरपीएस से जानती है, पर होगी तो किस हित में होगी, हित में होगी। इतना बेहतर उत्तर में मेरी नॉलेज दिख रही है, मेरी क्रिएटिविटी दिख रही है। मैं हर क्लास में कहता हूँ कि मेरे फेवरेट आईएएस ऑफिसर है अक्षत जैन सर। उन्होंने एक बात कही थी, ऑल इंडिया रैंक सेकंड 2017। पहले कनिष्क कटारिया अपने जयपुर के ही है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में सेक्रेटरी है। उन्होंने एक बात कही थी कि उनसे पूछा गया था कि ऐसा क्या है कि आप आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनका वैसे सेकंड अटेम्प्ट था लेकिन फर्स्ट यूँ ही दिया था, आप अपने पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और लोग पाँचवें छठे अटेम्प्ट तक क्लियर नहीं कर पा रहे। तो अक्षत जैन सर ने एक बहुत लाइन बोली थी, मैं मानता हूँ कि उनके पास मुझसे 5-6 गुना ज़्यादा नॉलेज है। मानता हूँ कि उनके पास 5 से 6 गुना ज़्यादा नॉलेज है, पर शायद वो अपना नॉलेज दिखा नहीं पा रहे हैं। मैं मेरा 1 साल का नॉलेज दिखा पा रहा हूँ। मैं भी सेम बोल रहा हूँ। मुझे मेरा जो आता है, जितना आता है इतना ही आता है। इतना आता तो मैं इतना दिखाता हूँ। मोटा पेन यूज़ कर लूँगा, काला पेन यूज़ कर लूँगा, गोले मार दूंगा, ये कर दूंगा, ये सबको आता है, किसको नहीं आता। पर लिखेगा कौन, किसको नहीं पता सोक्रेट्स ने क्या कहा, हमारी ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये लिख भी देंगे। इस तरीके से कौन लिखेगा, क्वेश्चन बना के कहेगा कि हमारा जो व्यवस्था है वो कमज़ोर है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क, हाँ नहीं। मैं तो आगे बताऊंगा, मैंने हिंदी में लिख रखी चीज़। जब मैंने बोला था कि जो वो जस्टिस वाला क्वेश्चन आया था 2023 की बात बताता हूँ। 2023 में लिख के आया था, दाने दाने में केसर का दम। 2023 मेंस आरएस हिंदी में। हिंदी में क्यों लिखा, कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ पूरा पेपर, हिंदी में लिखूंगा तो अगला आदमी आएगा और देखेगा ये क्या लिखा है। फिर वहाँ लिखा है कि हमारे जो माननीय आइडल जिन्हें हम मानते हैं, क्रिकेटर भी है एक एक्टर भी, 2 एक्टर है, वो इस प्रकार का ऐड करते हैं, क्या वैल्यूज सीख रहे हैं। तो ये मूल्यों का ही क्वेश्चन ले आता हूँ, बताता हूँ। ये कथन भी मेरा नहीं है वैसे। एथिकल पब्लिक सर्वेंट वुड स्ट्रेंथन द आयरन आर्मरी ऑफ अ गवर्नमेंट। कहाँ से उठाया बताऊँ। ये जो स्टील फ्रेम हम बोलते हैं ना, स्टील फ्रेम, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तब 1935 का एक्ट आता है। उसके बाद बोला जाता है कि इसने हमारी स्टील फ्रेम को मजबूत किया है। भारत शासन अधिनियम 1935, वहाँ से ये लाइन उठाई, ये लाइन कहीं और से उठाई, नाम लिख दिया पोल है चैपल भी। ऐसे लिखते हैं, आपको पता नहीं, आप भोले भाले टाबर हो। मैं अकेला नहीं लिखता हूँ, सब लिखते हैं। चलो, ये नैतिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में प्रक्रिया क्या है, नैतिक मूल्य के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया क्या है। एक बात बताओ, आपने सोशल मीडिया के प्रभाव पढ़े ना, सकारात्मक व नकारात्मक, कौन से सिलेबस में पढ़े, कौन से चैप्टर में पढ़े। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया सिलेबस में लिखा हुआ है, वहाँ से लिंक करा है। ब्लैक लाइफ मैटर फिल्म में आई है, हम साथ साथ हैं, और एक और एक 11। हम साथ साथ है का मतलब फिल्म का नाम क्या दर्शाता है।
एक और एक 11 फिल्म का नाम क्या दर्शाता है? मूल्य तो यहाँ से भी निर्माण हो रहा है, मूल्यों का निर्माण यहाँ से क्यों नहीं हो रहा? मूवी देखी है, मूवी का नाम हमें बता रहा है एक और एक 11। डोनेशन कैंप चलाए जाते हैं। यहाँ लिख रखा है मैंने परिवार, यहाँ लिखा धर्म। धर्म बताता हूँ। मुस्लिम में बोला जाता है सलाम वालेकुम, शांति का प्रतीक है वो। सिख धर्म में लंगर चलाया जाता है, लिखा हुआ है, लंगर की व्यवस्था है। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? यहाँ पर हिंदू धर्म में क्या राम राज्य की अवधारणा है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी की राम राज्य की अवधारणा के बारे में टिप्पणी की। राम राज्य क्या है? हिंदुओं का राम राज्य सीखने को कुछ तो मिल रहा है कि हम कहते हैं कि राम राज्य की अवधारणा है। मुस्लिम में सलाम वालेकुम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सलाम वालेकुम, क्यों बोलते हैं? शांति। अ, सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था की जाती है, ये क्या सीख रहे हैं? सद्भावना सीख रहे हैं, सभी को खाना खिलाया जाए, जो भूखा है उसे खाना खिलाया जाए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, लंगर व्यवस्था किसने शुरुआत की? मिडेवल हिस्ट्री में पढ़ा है? फिर आप सवाल पूछेंगे मुझसे कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। देखना, कोई 8वें 9वें 10वें धर्मगुरु है कि दूसरे धर्मगुरु है? देखना कहीं ना कहीं चल। चलो, ये गुरुमुखी ये इनकी स्क्रिप्ट है, किसने संकलन किया है इसका? सोचने का अगर टाइम लग रहा है तो मैं बता दूं, आरएस मेंस 2024 में प्रश्न आया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के बीच में बताइए कि इनकी वर्ण व्यवस्था और उनके बारे में क्या थी, ये टिप्पणी कीजिए। जो आप मध्यकालीन जो पढ़ेंगे ना, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, अगले ही पेज पे लिखा हुआ आपके सिख धर्म नोट्स। बस यहाँ आती है। मैंने ऐसे मना नहीं किया, मैंने बोला कि मेंस की जो चीज़ें हैं वो पढ़नी चाहिए, मेंस की तो कम से कम पढ़नी चाहिए, ऐसे मना नहीं किया मैंने, बोला कम टाइम देना चाहिए। परिवार से क्या क्या सीखते हैं हम? दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है, हमारे घर वाले क्या कहेंगे? अखबार में क्या आएगा? सत्य की जीत हुई ना, बुराई पर सच्चाई की जीत हुई। ये हमें मूल्य नहीं सिखा रहे क्या? ये रहा। हमने इकोनॉमी में पढ़ा है स्टालिन लेनिन का नाम। इकोनॉमी में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्टालिन का नाम पढ़ा है, लेनिन का नाम पढ़ा, माओ का नाम पढ़ा है। अब सर बताते हैं कि स्टालिन, माओ ये 7 लाख का कत्ल किया था, 23 लाख का कत्ल किया था, ये कितना कत्ल किया था, इतने करोड़ लोगों को मारा था, बताते हैं ना। क्योंकि स्टालिन के पिताजी शराब का सेवन किया करते थे और डोमेस्टिक वायलेंस के वो ऐसे बने डिक्टेटर। परिवार से मूल्य सीखने को मिला। आपकी क्लास की क्लासरूम की बातें बोल रहा हूँ मैं, नहीं नहीं ला रहा हूँ। क्लासरूम में सर बताते हैं सब चीज़ें, वही बता रहा हूँ। दशहरा तो अखबार में पढ़ते ही है। मदर से क्या सीखने को मिलता है? शिवाजी को पढ़ते हैं हम नोट्स में, तब कहते हैं कि जीजाबाई से उन्होंने गुण सीखे थे। सीखे थे नहीं सीखे थे, मिडाइवल हिस्ट्री में लिखा हुआ है। ये रहा। जब कहता हूँ एक आंसर राइटिंग, ऐसा नहीं होता कि एथिक्स का आंसर लिख रहे हो तो एथिक्स का आंसर लिख रहे हो। एथिक्स का आंसर लिख रहे हो मतलब सबका आंसर लिख रहे हो, फ्लो चलता है आंसर। 2 अक्टूबर आता है, हम स्कूल में वो करते थे, तो आजकल तो छुट्टी होने लग गई, पहले छुट्टी नहीं हुआ करती थी। 2 अक्टूबर को हम गांधी जी के बारे में डिबेट होती थी, गांधी जी के मूल्यों को बताते थे, लाल बहादुर शास्त्री के मूल्यों को बताते थे। क्या सीख रहे हैं? स्कूल से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? खेल खेल रहे हैं, खेल से कुछ सीखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा? वही लिखा है और कुछ नहीं लिखा है। आप सोच रहे कुछ अलग चीज़ लिख दी, अलग सा नहीं लिखा हुआ। चलो, हिस्ट्री से क्या सीखने को मिलता है? फ्रांस की क्रांति पढ़ी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी दी। इंडियन पॉलिटी में तो लिख देते हैं फ्रांस से हमें ये 3 गुण मिले। यहाँ लिखने में क्या जा रहा है? हमने जब वहाँ ये चीज़ पढ़ी थी, ये विषय पढ़ी थी, तो हमें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के गुण सीखने को मिले। रशिया का रिवोल्यूशन पढ़ा तो जस्टिस, समानता की अवधारणा मिली, न्याय की अवधारणा मिली। ये सीखने को मिला नहीं मिला? 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने सिविक्स पढ़ी, सोशल साइंस पढ़ी, वहाँ से भी तो ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी की भावना मिली, एक साथ रहना चाहिए। इन्वायरमेंटल स्टडीज, चलो नेशनल ज्योग्राफी देखते हैं हम, मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड देख रहे हैं, फिर क्या सीखने को मिल रहा है? मैन वर्सेस वाइल्ड का एपिसोड देखा, सीखने को मिला।
बताओ। हम पशुओं के साथ रह रहे हैं उतनी सहजता से, पर्यावरण के साथ हमारा प्रेम देखने को मिलता नहीं मिलता। आगे कुछ ये और तो। एनजीओ हम पढ़ते कहाँ में? एनजीओ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एनजीओ नामक चीज़ पढ़ते हैं हम। सोलॉजी में पढ़ते हैं। ये रहा एनजीओ। चिपको मूवमेंट तो सब पढ़ते हैं, नया नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन सबने पढ़ा है, मेधा पाटेकर ने चलाया था। पॉलिटिकल वैल्यूज़ में आरटीआई मूवमेंट, अरुणा रॉय का किसने नहीं पढ़ा है? किसने नहीं पढ़ा? लोकपाल आंदोलन अन्ना हजारे का, बता दो। ये लिखा है मैंने। मूल्य नहीं सीखने को मिले क्या? जब कोई आदमी लोकपाल बिल के लिए वहाँ भूख हड़ताल बैठ जाता है, उसके कुछ मूल्य तो मिलेंगे। जब कोई चिपको आंदोलन के लिए बैठता है, हमारे खेजड़ली की घटना है वो लिख देते हैं कि अमृता देवी बिश्नोई ने बहुत बड़ा बलिदान किया, वो भी तो एक मूल्य है। हमारे सामने, आंखों के सामने मूल्य है, सीखने को मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है? बिश्नोई संप्रदाय से सीखने को मिल रहा है। तो पंक्ति और याद है, सिर साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ऐसी कुछ पंक्ति है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रही है। लिख देते हैं हिंदी में, लिख देते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में कोई पंक्तियाँ लिख दो अगर आ रही है तो। अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। मैं क्यों क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि मेरा 1 मिनट हर आंसर पे लगा रहा हूँ ये लिख के, ये करके। सरकार ने योजनाएं चलाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक नहीं मिल रहा है इससे। महिलाओं के लिए सम्मान होना चाहिए। गांधी जी से क्या सीखने को मिल रहा है? गांधी जी ने सत्याग्रह अपनी माता जी से सीखा। टेक्स्ट में जब शुरू शुरू में लिखाते हैं सर, सब चीज़ लिखाते हैं सत्याग्रह उनकी माता जी से सीखा। कर्मयोग जैसे सीखा उन्होंने। और 5 व्रत पंचव्रत थे, जैन धर्म से सीखे। बताओ, पंचव्रत जैन धर्म से सीखे ना, तो हमारे सामने अलग थोड़ी ना है। सब हमारे सामने है और हमें समस्या हो रही है सोचने। क्योंकि ये आपने पढ़ा हुआ है, अभी तक ऐसी कौन सी चीज़ बताई जो आपने नहीं पढ़ी? तो आंसर हुए, अभी और करेंगे। अभी आपको थोड़ा हिस्ट्री पे ले जाता हूँ, कल्चर पे ले जाता हूँ, थोड़ा सहज महसूस। हिस्ट्री कल्चर के आंसर पे ले जाता हूँ। ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जो हमने पढ़ी नहीं है कभी? कुछ भी ऐसा था कि मैं बाहर से लेके आया हूँ कहीं से आके? स्प्रिंग बोर्ड के टेस्ट सीरीज में लिखे हुए पेपर है सारे, ये देख लीजिए। वहीं ले चलता हूँ आपको, ये सारे स्प्रिंग बोर्ड के टेस्ट में लिखे हुए पेपर है, मैंने यहीं लिखे सारे पेपर। मेरा बेसमेंट रूम था, SBA 3308 मेरा कोड है। अभी भी SI वाले जो पेपर दे रहे हैं, देख लेना। शुरू शुरू के पेपर मैंने 5 एक पेपर दिए थे। एक में 7वीं रैंक थी, एक में 9वीं रैंक थी, एक में 12वीं रैंक थी, ऐसे कुछ रैंक की थी। ठीक है, मैं हिंदी में थोड़ी नीचे थी, हिंदी में 70 80 90, और मैं बिना पढ़े जाता था मस्त। मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना होता, एक बार है ना, एक बार भयंकर वाली पढ़ाई कर लो 2 ढाई साल, सब चीज़ अपनी जगह आ जाएगी। अभी मैं बेझिझक पेपर सोल्व करा लेता हूँ। कोई से भी आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आता हूँ पेपर सोल्व करा देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन पूछता है जवाब दे देता हूँ। क्यों दे रहा हूँ? खुद पे एक तो कॉन्फिडेंस आया कैसे? लगातार पहले मेहनत की ना किसी वक्त। आपको भी बस वही करनी है। तो राजस्थानी चित्रकला पढ़ ली ना आपने? मैंने सब सिलेबस ही हो गया है। राजस्थानी चित्रकला की विशेषता पर एक लेख लिख। आनंद कुमार स्वामी ने ये बात कही नहीं कही? यही है। चलो कोई बात नहीं। चित्रकला का निर्माण कैसे हुआ? हम पढ़ते हैं जैन शैली, अपभ्रंश शैली और गुजराती शैली से चित्रकला का निर्माण हुआ। पॉइंट नंबर 1, निर्माण। पॉइंट नंबर 2, देख लीजिए मेरे पॉइंट लाइन वाइज है। नहीं, ऐसा नहीं कि लाइन वाइज नहीं हो, सारे पॉइंट लाइन में मिलेंगे आपको। कोशिश करता हूँ 10 नंबर के पेपर में 7 8 9 पॉइंट लिख दूँ कम से कम। वहाँ तो 15 15 भी लिख के आया हूँ। 1.5 पेज दे रखे थे तो 15 15 पॉइंट लिख के आया हूँ। फॉर्मेशन, जैन शैली, गुजराती शैली और अपभ्रंश शैली।
एंटीग्विटी। एंटीग्विटी आप सब जानते हैं क्या होती है? शराब की एक बोतल का नाम है एंटीग्विटी। क्यों नाम है? ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा पुरानी शराब होगी उतनी ज़्यादा वो क्वालिटीज़ बढ़ती जाएगी। ओल्ड मोंक एंटीग्विटी। एंटीग्विटी एक विरासत के तौर पर भी लिया जाता है और पुरानी शराब के लिए जाता है। तो क्या एंटीग्विटी? हमने सबसे पहली किताब कौन सी हमारी? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हमारी पहली रचना है। पुरानी काल से चल रहे हैं। किसने किसने लिखी है? हाँ रखी हुई है अभी ये चला। ऐसा ही टेलीकॉम का एक क्वेश्चन पता आपको? हिंदी साहित्य की पहली रचना जो पूछा था, बाहुबली रास ऐसे कुछ है जो शालीभद्र सूरी ने लिखी थी। मैं कुछ और बोल रहा हूँ। ऐसा टेलीकॉम पेपर आया था ना कि पहली रचना कौन सी थी? याद नहीं आ रहा अभी। ऐसा टेलीकॉम में पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? भगवान से हमारा कैसे कनेक्शन है? आस्था। आस्था हमने कैसे बताई है? पिछवाई कला। चित्रकला चल रही है। चित्रकला में पिछवाई कला। पिछवाई कला की चित्र भी बनाए गए। फिर किशनगढ़ में नहीं बनाए गए? पहली कृष्ण रुक्मणी थी। किशनगढ़ में नहीं है वो दूसरी है, लेकिन यहाँ पे भी इसीलिए पहली कृष्ण रुक्मणी तो हो गई, किताब हो गई। और यहाँ पर भी बना बनी ठनी का चित्र बनाएगा। बनी ठनी कौन है? इसलिए किसके पोर्ट्रेट किया? राधा कृष्ण के चित्र बनाए गए नहीं बनाए गए? कोटा में बनाए गए नहीं? यही लिखना था किताबों और मेन्यूस्क्रिप्ट पे। रज़्मनामा हम सब पढ़ते हैं, मानसिंह के टाइम चित्र बनाए गए। शायद 169 या किसी इसी प्रकार से कोई चित्र बनाए गए रज़्मनामा में। किताबों पर चित्र बनाए गए नहीं बनाए गए? वही लिखा है मैंने। रज़्मनामा। नाथ पुराण में बनाए गए। नाथ पुराण कहाँ कौन सी है? जोधपुर के मानसिंह नाथ संप्रदाय से जुड़ गए थे, उनके काल की। नागर समुच्चय किशनगढ़ में। नागर समुच्चय इस पे भी चित्र बनाए गए। इसके अलावा नेचुरल प्राकृतिक चित्र कौन कौन से हैं? बताओ प्राकृतिक चित्र कहाँ कहाँ देखे? बूंदी को पढ़ते हैं तो बूंदी में देखते हैं प्रकृति के चित्र बनाए गए। मेवाड़ में देखते हैं कि 3D चित्र बनाए गए शिकार करते हुए। कोटा में देखते हैं कि चित्र बनाए गए शिकार करते हुए। वही लिखा है कोटा में 3D पेंटिंग इन मेवाड़। पेंटिंग सीन के लिए कोटा में बूंदी में नेचुरल पेंटिंग की गई। नोट्स की लाइनें लिखी हुई है, एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो मुझे बता देना। और ये आंसर आपको अच्छे लगेंगे। हाँ भी अच्छे लगे। सात सात छः सात सात नंबर दिए हुए हैं मुझे इनमें। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की बात करते हैं ना हम। श्रृंगार रस कौन सा? महेंद्र मूमल। इनके चित्र बनाए गए। ढोला मारूरा दुआ के चित्र बनाए गए। बनाए गए भित्ति चित्र। भित्ति चित्र कहाँ की है? चित्रशाला बूंदी में है। शेखावटी की हवेलियों पर चित्र बनाए गए। चटकीले रंगों का यूज किया गया। महिलाओं की सुंदरता के ऊपर चित्र बनाए गए, जैसे बनी ठनी। गोपियों के चित्र बनाए गए किशनगढ़ नाथ द्वारा में। दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया गया एच मूलर म्यूलर द्वारा। पोर्ट्रेट लिखा हुआ या 10 पॉइंट हो गए ना? 10 नंबर का सही है। अच्छे। कंक्लूजन में एक लाइन बची तो क्या लिखता? राजस्थान पेंटिंग स्टाइल कंटेन ऑल फ्लेवर। सभी प्रकार के फ्लेवर्स इसमें शामिल है। और मैंने बता दिया कि सभी प्रकार के फ्लेवर शामिल है। ये जो मैं आपको बता ही रहा था। प्रश्न पढ़ो। राजस्थान की राजनीतिक जागृति में विभिन्न वर्गों की भूमिका बताइए। बताइए। मैंने बताइए। महिलाओं की भूमिका। अंजना देवी चौधरी हम सभी पढ़ते हैं। RS प्री 2021 का क्वेश्चन है कि पहली महिला जिसने गिरफ्तार हुई थी किसान आंदोलन के दौरान। अंजना देवी चौधरी। विजयाबेन बावसर के बारे में जानते हैं हम सभी। जानकी देवी बजाज के बारे में जानते हैं। 1942 से लेकर 1900 4 सालों तक ये लगभग हमारे सॉरी 1944 में ये प्रजामंडल की अध्यक्ष रही थी। भूदान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। इन्हें अवार्ड्स भी मिल रखे हैं। सब मैंने लिखा है। उत्तमा देवी किशोरी देवी के बारे में सब जानते हैं। कटराथल सम्मेलन में इनका। धापी देवी के बारे में जानते हैं। कूदन हत्याकांड के दौरान धापी देवी का योगदान था। सब महिलाएं तो है। क्लासेस के बारे में पूछी है। क्लासेस टॉपिक कहाँ है सोशोलॉजी में?
सोशियोलॉजी में हम किन किन क्लासों के बारे में पढ़ते हैं? जैसे आर्थिक रूप से भी होती है, सामाजिक रूप से भी होती है, राजनीतिक रूप से भी होती है, ऑक्यूपेशन के रूप से भी होती है, और भी बहुत सारे हैं। वो सब क्लासेस के बारे में चर्चा कर रहा हूँ मैं। पहले महिला ही कर दी। किसान वर्गों की चर्चा की जा रही है अब। किसानों में कहाँ कहाँ? ये बिचौलिया, नंदलाल जी, गोकुल जी, काड़ू जी गए थे। साधु सीताराम दास, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, हमारे जो जनजातीय लीडर्स हैं उनके बारे में चर्चा की। मोतीलाल तेजावत, एक ही आंदोलन चलाया भील और घरासियों के साथ मिलकर। भगत मूवमेंट चलाया, सुरजी भगत। न्यूज़पेपर को पब्लिश करने वाले लोग, संपादक, न्यूज़पेपर के संपादक कौन कौन है? राम नारायण चौधरी, तरुण राजस्थान का संपादन किया। नवीन राजस्थान इन्होंने किया। फिर हम प्रताप पार के गणेश शंकर विद्यार्थी को जानते हैं, जिनको विजय सिंह बतिंग ने चांदी की राखी भेंट की। वो भी तो एक क्लास का भाग है। नहीं, यहाँ न्यूज़पेपर नहीं लिखे, अखबार के संपादक लिखे हैं, पब्लिशर। फिर क्लास लिखनी है, अब अखबार के संपादक भी एक अलग वर्ग में शामिल होते हैं। अगला उत्तर की बाहरी लीडर्स कौन कौन से? आउटसाइड लीडर्स। आउटसाइड लीडर की बात की तो विजय सिंह बतिक बाहर के हैं, रामनारायण चौधरी बाहर के हैं, हरिभा उपाध्याय एमपी से है। उनके बारे में लिखा। आर्य समाज का योगदान, ये भी एक क्लास है। कौन कौन? कुंभाराम आर्य, हनुमान सिंह आर्य, ठाकुर देशराज, सभी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। विभिन्न विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा है कि राजस्थान सेवा संघ, मजदूर हितकारिणी सभा, प्रजामंडल लीडर्स। फिर हर एक क्लास ने क्रूशियल पार्ट दिया, पॉलिटिकल कंसर्न। ये हमारा जागृति के लिए विभिन्न वर्गों का योगदान हो गया। सर ऐसे ही लिखे जाते हैं। राजस्थान हिस्ट्री का सिंपल था, मैंने सिंपल ही लिखा है, देख। पूरा उत्तर देख लो, सिंपल सिंपल सा लिख दिया। यहाँ भी देख लो, कोई लाइनें नहीं लिखी। कोई जगह लाइन दिख रही है तो आपको बता दो। होता है, होती है, रहते हैं, रहता है, नहीं है, सिर्फ फैक्ट। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट डाले, कुछ नहीं डाला एक। ये लो। सिर्फ फैक्ट, लाइन वाइज चल रहा है। डाली, आंसर लिखा, हेडिंग डाली, बोलते हैं आंसर राइटिंग। हम क्या कर रहे हैं वो हम जाने। कोई बात नहीं, अब सीख लेना, अभी भी टाइम है। आंसर राइटिंग की कुछ अपनी कलाएं होती है अपनी। मैं वही बात फिर से रिपीट करता हूँ कि अपने विकास सियाग, जो 10th रैंक है, उन्होंने ऐसे एक दिन मेरे को बोला था कि, मतलब बैठे थे तो बोले थे कि नवनीत जी से तो विरले ही होते हैं जो पहले अटेम्प्ट पे निकाल लेते हैं। हालांकि ये बात अब नहीं रही है, काफ़ी लोग फर्स्ट अटेम्प्ट पे निकालने वाले हो गए हैं। फिर भी संख्या ही कम है कि जो 23-24 साल में कर ले। शायद 10%, 15% जनसंख्या ही ऐसी है जो 23-24 साल में आर एस क्लियर कर ले फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं जब भी उत्तर लिखता था तो मेरे जहन में एक ही चीज़ आती थी, मुझे उस कमरे में बैठे हुए लोग उनसे अलग लिख। हमेशा कोशिश करता था। एक अच्छी सी बात बताता हूँ, मैं अभी एसआई का पेपर, एसआई का जो एसेस खरीदने आया था, वो अपने रिसेप्शन पे मैम बैठी थी। मैम को मैंने मेरा नाम बताया। मैंने बोला मैम, नाम पूछते हो फाइल करने के लिए। मैंने नाम बोली आपका, बोला नवनीत शर्मा। मैंने बोला अरे वाह, आपने तो आर एस मेन्स भी लिखा है ना। बोला हाँ मैम। आप कैसे जानते हो? आपकी कॉपियाँ तो स्कैन होने के लिए आती है। कॉपी स्कैन हुआ करती है, टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी स्कैन होती है ना, उनकी कॉपी पूरी फटा करती है। पेपर होते हैं ना, उनकी कॉपी एक फुल सेम सी आती है आर एस मेन्स की। पहले पूरी फाड़ते हैं, हर पेज अलग अलग करते हैं, फिर वो स्कैनर में जाती है, स्कैन होती है। मेरे नाम से जान रहे थे वो मेरे को, तो रैंक भी अच्छी आएगी, ताकि इंटरव्यू में थोड़ा गया, ऐसा बताया था। मेरे हिसाब से ये, मैं आंसर राइटिंग, मेरे को ये स्टाइल सूट करती है। आपको कुछ अच्छा लगे में से ले लेना, फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो कुछ शायद होगा नहीं। हाँ जी सर, कुछ पूछना है? हाँ जी पूछिए।
पहले ये देखना कि हाँ नंबर कितने उन्होंने 7 दिए। मैं मानता हूँ आरपीएससी इतने नहीं देती, पर आरपीएससी भी 5 तो दे देती। पूछिए सर। पेन ही मोटा है सर, अलग अलग प्रकार के पेन आते हैं। मैं 4 से 5 पेन एक साथ लेके आया करता था। मैं एक पेपर लिखने आता हूँ तो 5, यहाँ पे भी वहाँ पे भी 5 पेन रखा करता था। एक अपना गोल्डेक्स ₹2.5 का, एक अपना सेलो बटरफ्लो, एक अपना एक्सो हाउजर का जो आता है, फिर मेरे अपने पेन होते थे 10 नंबर के लिए यूज़ किए जाते थे। पायलट पायलट V5, पायलट V7, पायलट वी साइन और यूनिबोल। 4 पेन ये हो गए, 3 पेन वो हो गए। 7 पेन रखता था, दो दो पूरा थैला मेरा पेन का ही लेके आता था। कारण कुछ, अगर मुझे खाली लाइनें 4 मिली है, 4 लाइनें, मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे इतनी जगह मिल रही है सिर्फ, मुझे लिखना बहुत कुछ है। मैं पायलट V5 उठाऊंगा 0.5 mm की निब है, तो मैं उसमें एक लाइन में जहाँ 8 शब्द लिख रहा था वहाँ 12 शब्द लिख लूँगा, तो बिल्कुल पतला चलता है वो। राइटिंग भी अच्छी है कि दिखेंगे भी सारे शब्द मेरे, मैं लिख भी लूँगा। वहीं V7 उठाऊंगा, अगर मुझे लगता है कि मुझे ये सारा स्पेस भरना है, 1 mm उठा लूँ। मेरे पास टेंट ही नहीं है, इतना पेज भरूंगा कैसे, और यहीं तक खाली छोड़ दूंगा तो और बुरा जाएगा। 1 mm नहीं बोल, आई फाइनल 0.7 mm आता है। मैं ट्राईमैक्स यूज़ नहीं करता, मैं पायलट का यूज़ करता हूँ, रोलर पेन लगता है। जेल पेन का देखो, से बात बताऊँ, यहाँ तो अपन कुछ भी यूज़ करें, मेंस लिखने जा रहे हैं तो पेपर की विशेषता होती है कि हमारी कॉपी कब स्कैन होगी मैं पता नहीं। हमारी कॉपी पे ये पेन आते हैं, थोड़े महंगे आते हैं, 70-80 रुपये के आसपास के पेन पायलट वाले, तो टाइमिक्स भी उन्हीं में शामिल है। पानी गिर जाए या कुछ गिर जाए वाटर प्रूफ होता है। टाइमिक्स वाटर प्रूफ नहीं है, ये तो वाटर प्रूफ है ना, वाटर प्रूफ है। और साथ ही साथ अगर 1-1.5 महीने बाद भी कॉपी चेक हो रही है, तो आप देख लेना कितनी आपकी कॉपी होगी जो शायद शाही फैल जाती है अपने आप ही। पुरानी कॉपी हो जाती है उनकी शाही फैल जाती है। जो लाल पेन हम 5 रुपए वाला यूज़ करते हैं उसकी तो शाही फैल ही जाती है। आ, और ये पेज है, ये पीछे भी छप जाते हैं, पीछे वाले पेज पे इंक चल जाती है। इनका ये होता है ये सरफेस पे ही रहती है इंक, तो विशेषता तभी 70-80 रुपए के आ रहे हैं। पानी फैलते नहीं है ना, ये तो कह रहा हूँ, फैलते नहीं है, ऐसे ऐसे ही रहते हैं हमेशा। ये मैंने अभी परसों स्कैन की थी ये कॉपी, और लिखी हुई है 3 साल पहले की। 3 साल पहले लिखा था और कॉपी स्कैन की परसों। कुछ नहीं फैलता इनके, कुछ नहीं होता। चलो ये हम आंसर डिस्कस करते हैं। ये पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के साथ मौलिक अधिकारों का सामंजस्य स्थापित करने के लिए संविधान में निरंतर संशोधन और न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता पड़ी है। टिप्पणी कीजिए। पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन किया कि जैसे जैसे हमारा गणराज्य बना, दिस द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950 को बना, हमेशा कांस्टेंट टसल रही है मूल अधिकारों के बीच में और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। उन्हीं के बारे में बताया कि पहला संविधान संशोधन जब हमारा हुआ, में अनुच्छेद पहले 9वीं अनुसूची आर्टिकल 31A 31B के में कुछ परिवर्तन आया गया था। फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, रही वो सब चीज़ें की गई। आर्टिकल 13(2) और 368(3) में भी, 368(1) में भी कॉन्फ्लिक्ट था, तो मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया फिर, क्योंकि हमें पता है कि ये 6 पेज का है हमारे नोट्स में। ये जो चीज़ लिखी मैंने 6 पेज की लगभग कवर करती, पेज की है ये। थोड़ा और जूम करता हूँ, रुको। शुरुआत की शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, दोनों में क्या लिखा गया? आर्टिकल 368 ज़्यादा प्रभावी है 13(2) पर। अगली चीज़ लिखी गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस ने उल्टा डिसीजन दिया, आर्टिकल नंबर 13(2) 368 पर भी मतलब संविधान संशोधन भी कर सकते हैं इसके थ्रू। बात लिख
एरो मार्क किया, यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन लिखा, अनुच्छेद 39B(C), 14, 19, 31 कैन बी वोलेटेड। यहाँ 25वां संविधान संशोधन लिखा, परिवर्तन किया गया। बता रहा हूँ ये क्रोनोलॉजिकल तौर पर समय के साथ चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। केशवानंद भारती केस लिखा, 42वां संविधान संशोधन लिखा, मिनर्वा मिल केस लिखा। सभी चीज़ें जो 6 पेज के आसपास कवर होती है उन्हें मैंने कोशिश 4-5 लाइनों में कवर हो जाए और कंटेंट छूटे ना, भी नहीं छूट रखा। देख सारी चीज़ें क्रक्स है जो वो लिख दिया इसमें। वही हम मिनर्वा मिल्स में लिखते हैं कि रथ के 2 पहियों के समान है। मिनर्वा मिल में कहा गया है एक पहिया अगर पीछे रह जाएगा तो रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। सेम बात मिनर्वा मिल्स में लिखती है। आंसर निर्माण ऐसे ही होता है अच्छे उत्तरों का। हम लिखे रोज लिखेंगे आराम से चमके। संघवाद पढ़ा हमने, नीचे भी है। इन पे क्लिक करूं, यहाँ से दिखता और नहीं है पास से तो जूम जूम सा हो जाता है। मेरे को तो देखने में दूर जगह देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दिख रहा है? संघवाद हम सब पढ़ते हैं तो पहले देखते हैं कि पहले सेंट्रलाइज्ड संघवाद था, सभी ने पढ़ा है। फिर वो परिवर्तित होके सहकारी संघवाद हो गया, फिर वो बदल के कॉम्पिटिटिव हो गया। 1947 से तक सेंट्रलाइज्ड, नोट्स में लिखा हुआ है, बस इस तरीके से कर दिया। 70 से 91 तक कोऑपरेटिव सहकारितावाद संघवाद रहा, जहाँ राज्य और संघ दोनों मिलके काम कर रहे हैं। 2014 से अब कॉम्पिटिटिव, राज्यों के अंदर ही कंपटीशन हो गया है। नीति आयोग लेके आया है, एसडीजी इंडेक्स निकालता है कि कौन सा राज्य यूपी का परफॉर्म कर रहा है, बिहार का कर रहा है, राजस्थान का कर रहा है, स्वच्छता में कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं हम, स्वास्थ्य में कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। ये हो गया हमारा कंपटीशन वाला। ये जो मैं आपको शुरू शुरू में वीडियो के बोला था कि मैंने कि अलग अलग मत जो हम सिर्फ प्री के पर्पज से पढ़ लेते हैं पर उन्हें मेंस में ध्यान नहीं रखते, मेंस के टाइम देखते नहीं हैं। मैंने यहाँ लिख दिया एक्सट्रीम फेडरल, अति संघवाद, पॉल एपल भी ने कहा। सहकारिता संघवाद, डेनियल ऑस्टिन ने कहा। वहाँ भी लिखा हुआ है बार्गेनिंग फेडरल, मॉरिस ने कहा। शायद मुझे नाम याद नहीं आया इसने मॉरिस लिख के छोड़ दिया, कुछ काट पीट तो दिया, फिर नाम याद नहीं आया। तो अब हम जा रहे हैं रचनात्मक और कन्वर्जिंग संघवाद की तरफ। तो वही हमारे कौन कौन से लक्षण हैं जो हमें संविधान में लिखे हुए, जो हमें संघवाद की ओर जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान में पावर लाई करना, लिखित संविधान, दोहरी लेजिस्लेचर, दोहरी कार्यपालिका, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। यहाँ को इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखा, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लिखा, डिफरेंस के तौर पर बताता हूँ। यहाँ लाइन बनी हुई है, ये लाइन बना रखी है, अलग अलग दिखे। अच्छा ये रहा, ये अच्छा ये। और जब हम कहते हैं कि हर क्वेश्चन के बीच में हमें वे फॉरवर्ड वगैरह वगैरह चीज़ें लिखनी होती है, ये रहा आगे की रहा। विकसित भारत बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें रचनात्मक संघवाद को लाना होगा। अभी तक हम कॉम्पिटिटिव, कोऑपरेटिव या फिर सेंट्रलाइज फेडरलिज्म की बात कर रहे थे, संघवाद की बात कर रहे थे। हमें रचनात्मक संघवाद की ओर सोचना होगा ताकि हम विकसित भारत या फिर विश्व गुरु बन सके, जो हमें हमारे देश को हर डायमेंशन में आगे ले जाए। मेरी मीन्स की कॉपी आएगी तब भी दिखा दूंगा मैं, कोई समस्या नहीं है मेरे को। कि मैंने यहाँ टेस्ट सीरीज में लिखे थे, मेंस की तो पता नहीं जाने कब आएगी। तक ये देख लो, कुछ हिंट मिल जाए तो क्या है। हम पार्लियामेंट्री और फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर देखते हैं।
वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट्री केस है, इनके पॉजिटिव केस है, नेगेटिव केस है, भारत ने क्यों लिया। सिंपल सा आंसर है कि हम 73वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन से क्या क्या चीज़ें ऐड की गई है। वही लिखा है कि गांधी की आइडियोलॉजी के है, विकेंद्रीकरण की बात कर रहा है, ग्रास रूट लेवल, घास की जड़ के लेवल पर प्लानिंग हो रही है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, इन ईयर के बारे में बात की गई है, वॉलेंट्री फीचर्स कौन से है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी कौन सी है, इलेक्शन पार्ट पैटर्न कौन सा है, कि क्या इंपॉर्टेंस है, आगे की राह क्या है। ये मोटा मोटा आंसर लिखने का टर्न हो गया। आगे की राह में क्या कहा है, एक तो नौकरशाही खत्म करना पड़ेगा, एक सरपंच पति को खत्म करना पड़ेगा, एक भ्रष्टाचार को खत्म करना पड़ेगा, नौकरशाही खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हम पंचायती राज व्यवस्था को और अच्छे से लागू कर पाएंगे। ये लिखा मैंने वे फॉरवर्ड। हम लिख सकते हैं नट शेल, नट शेल फुल टक्स में बता रहे, छोटी सी बात बता रहे, समराइज करके हमारी इंपॉर्टेंस होगी। ये वही है थोड़ा, पहले वाला तो सिर्फ फंडामेंटल राइट का था, फिर हम जब फंडामेंटल राइट हो जाते हैं, डीपीएस पे हो जाते हैं, उसके बाद नोट्स में कुछ चीज़ लिखी होती है वो रेड कर। मेरा प्रश्न की हमारा जो फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में लिख रखे हैं, देखते जाओ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। मूल अधिकार पार्ट 3 में लिखे हुए अनुच्छेद 12 से 35 प्रोवाइड्स क्या कराते हैं, राजनीतिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र प्रोवाइड कराते हैं। वहीं डीपीएसपी क्या प्रोवाइड कराते हैं, 30 से 51 सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र प्रोवाइड कराते हैं। इंट्रोडक्शन। फिर वही हम जो पढ़ते हैं अलग अलग केसेस, चंपकम दोराई राजन केस में क्या बोला गया, पहला और चौथा संविधान संशोधन क्या है, केरला एजुकेशन बिल क्या है, गोलकनाथ केस क्या है, 24वां 25 संविधान संशोधन क्या है, तुरंत भारती क्या है, मिनरवा मिल क्या है, पहला संविधान संशोधन क्या है, मिनरवा मिल्स क्या है, वही बात है। ये जो इस बार 10 नंबर का क्वेश्चन है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, राजस्व व्यवस्था को बताना था हमारे मेंस में, यूनिट ऐसे पूछा हुआ था। मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, वही आपकी जो लाइन लिखी है वही लिखी थी बस। अलग अलग प्रकार की भूमि होती है, वो होता है, दो प्रकार के लैंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, खालसा और जागीर होती है, लैंड कलेक्शन कैसे होती है, हिरण्य होती है, बिगोड़ी होती है, बोगरी होती है, लाटा होती है, कुछ अलग थोड़ी क्या, लाख बाग, लैंड रेवेन्यू, कुंटा, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन लाटा कुंटा पढ़ते हैं, लाटा कुंटा पता तो होना चाहिए क्या होता है। लाटा कुंटा राजस्व व्यवस्था थी, इस प्रकार से लेते थे। बिगोड़ी, बिगे के आधार पर, हिरण्य मतलब रुपयों में लिया जाता था तो उसे हिरण्य बोलते हैं। पर्यायवाची पढ़ोगे तो हिरण्य देखना किसका पर्यायवाची है, वहां से सब चीज़ें कनेक्ट होती है। अगर हम स्कूल पढ़ाई में भूल जाएंगे सब हो जाएगी। होम किसका पर्यायवाची है, होम, हेवन का। सोने पे भी जाके देखना, लास्ट लास्ट में राघव प्रकाश में सोना लिखा होगा, सोना के आसपास भी कुछ जाके देखना, सोने के आसपास भी कुछ मिलेगा, हिरण्य मिल जाएगा क्या, मिलेगा शायद। होम हवन को बोलते हैं, होम शांति, होम की शांति नहीं होती वो, होम मतलब घर की शांति नहीं होती, होम मतलब होता है हवन। लोकल लैंग्वेज में नहीं बोलते, होम मतलब हवन ही होता है। अपन ने होम मतलब वो समझ लिया कि नांगल हो रहा है तो होम की शांति के लिए होम शांति करा दिया, कि वही है। मैं आपको बस एक पैटर्न बताना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा पता लग जाए, ये जब आप कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ते, प्रश्न देखो। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में वैष्णव संतों के योगदान का विवेचन कीजिए। वैष्णव सेंट कंप्राइज फाउंड दियर जेनेसिस फ्रॉम, मतलब वैष्णव संत क्या बोलते हैं कि उनका उद्भव भगवान विष्णु से हुआ है। पहले संत जिन्होंने ये चालू किया था वो है रामानुजाचार्य, जो दक्षिण भारत में भी थे,
दक्षिण भारत में थे ये अलवर सेंटर, ये सब अलवर सेंटर नैनार सेंटर के बारे में बोला, जिसका 2023 में 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया। 10 नंबर में जो क्वेश्चन आया था मैंने आपको बता ही दिया। क्या पता सिख धर्म से पूछ ले, पर हमें तो पता ही नहीं कि सिख में 10 गुरुओं ने क्या क्या किया। गुरु तेग बहादुर कहाँ थे? अलवर से कोई संबंध है क्या गुरु तेग बहादुर का? औरंगजेब के समय कौन कौन से, इसका नहीं पूछ रहा हूँ मैं तो क्वेश्चन पूछ। औरंगजेब के समय कौन कौन से सिख धर्म गुरु थे? जो 5 चीज़ें होती ना, संकार ऐसे कुछ बोलते हैं, वो किसने लागू किया? गुरुमुखी स्क्रिप्ट कब से आई? लंगर व्यवस्था कब से आई? पटना में किसका जन्म हुआ? मैं तो छोड़ दिया फिर भी बता रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा कि हिस्ट्री पढ़ना पढ़ो मत, मैं कह रहा हूँ हिस्ट्री को कम पढ़ो। आप तो बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ने की मना ही कर दिया, हिस्ट्री छोड़ ही दी, ऐसे नहीं करना होता। कम पढ़ो। अगर मतलब 50 बार राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ ली तो 25 बार इंडिया की हिस्ट्री पढ़ो। आप पता नहीं क्या मैसेज लेके जा रहे हो। कंट्रीब्यूशन क्या है? कल्चरल तौर पर क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई लिखा थे कल्चरल तौर पर क्या कंट्रीब्यूशन है? नॉर्थ इंडिया में कल्चर फैलाया, किताबें लिखी, महिलाएं संत भी थी। महिला संत भी थी, आपने लिखा हो पढ़ा होगा महिला संत, कौन सी महिला संत थी? पांडाल करके कुछ पढ़ा है क्या? किताबों के नाम पढ़े हैं? महिला संतों के नाम पढ़े हैं? आलवार में कितने संत थे? नैनार में कितने संत थे? आलवार किसको मानते थे, नैनार किसको मानते थे? अब पूछ लेंगे वो जो लिंग धारण करते हैं, लिंगायत संप्रदाय कहाँ पे है? लिंगायत संप्रदाय। पहला क्वेश्चन आर एस मेंस 5 नंबर में आ गया, लिंगायत धर्म के बारे में बताइए। फिर इनका सामाजिक और धार्मिक का कंट्रीब्यूशन था। अब लिखा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कम पढ़ना है। आप फिर में ले गए, देख लीजिए किताबें लिख रखी, सब कुछ लिखा है कि हमारे जो बोलते हैं ना, राजवीर सर भी बोलते हैं माइल्ड भाषा, मैंने भी लिख दिया है। रीजनल लैंग्वेज। कौन कौन? मीराबाई, मीराबाई ने मेवाड़ी में अपनी रचनाएं की। रैदास जी ने हाड़ौती में अपनी रचनाएं की, हाड़ौती भाषा में। है? सामाजिक राजनीति कैसे रिलीजियस डोगमास को किया, ये सब किया मीराबाई। ये ला, महिला संत, महिला संतों के नाम लिखे हैं। मतलब कहीं भी आपको लाइन नहीं दिखी, मैंने लाइनों में लिख रखा उत्तर। हर जगह आपको छोटे छोटे से वो टेकिंग्स मिलेगी। एक शब्द लिखा, एक शब्द लिखा उसको, ये लो आपकी बिजोलिया किसान आंदोलन का क्वेश्चन 10 बार लिख लिया वो आपने, कम से कम 3 बार टेस्टों में पूछ लिया है। क्वेश्चन क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन का महत्व बताइए। पूछा महत्व है, पॉइंट लिखे है 8, आपने भी 8 लिखा। यहाँ है बिजोलिया, ये रहे इसके। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया, आधा नंबर ज़्यादा दे देगा मेरे को, 3 दे रहा था मेरे को 3.5 दे देगा। तो 3 3.5 दे रहा था मेरे को, 0.75 दे देगा। तो 2 दे रहा था, दे देगा। ये प्रश्न पढ़ो। टोल कलाकार राक्षसों की तरह सोचते हैं और जौहरियों की तरह तराशते हैं। कथन है, टोल कलाकार राक्षसों की तरह सोचते हैं, वह जौहरियों की तरह तराशते हैं। टोलकालीन वास्तुकला के संदर्भ में कथन की समीक्षा की। बताया आर्किटेक्चर में अबव मेंशन्ड लाइन ग्लोरीफाइज मॉन्स्ट्रस, विशालकाय जो आर्किटेक्चर है, विशालकाय जो बिल्डिंग्स बनी हुई उनको बताती है, और ग्लोरियस ऑर्नामेंटेशन जो उनमें अलंकरण किए गए हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ये दोनों बातें। हमें सभी मंदिर पता है कि चोल ने कौन कौन से मंदिर बनाए, नंदी कितने फीट का है, वहाँ पर गोपुरम कैसा है। चोलेश्वर टेम्पल जो शिव के लिए डेडिकेटेड है, कहाँ बनाया? नाथमलाई में, भाई विजयालय ने बनाया। यहाँ पर क्या क्या ये है लिखा है? औरंगनाथ मंदिर। औरंगनाथ मंदिर क्या है? 4 मंजिल का तो विमान है इसमें।
प्रांत तक फर्स्ट ने बनाया ये रहा 4 मंजिल का विमान। विमान कैसा दिखता है, ऑक्टाहेड्रल, सब चीज़ देख लो, प्रोफेसर हो तो पहचान जाओगे कि यही है कि नहीं। मैं तो वहाँ मंदिर बना के आया हूँ, सूर्य मंदिर का क्वेश्चन आया था, मंदिर बना के आया हूँ नागर शैली का। नागर शैली का मंदिर कैसा दिखता है? सूर्य मंदिर नागर शैली में बनाए हुए अपने राजस्थान में भी। नागर शैली का एक मंदिर बना के आया हूँ, कुछ पता है। 2023 में ही तो आया है। मैं उस टाइम मंदिर मंदिर सब 3 मंदिर के पैटर्न बना के गया था कि अगर द्रविड़ स्टाइल आएगी, द्रविड़ स्टाइल का मंदिर बनाऊंगा। नागर स्टाइल का मंदिर कैसा होता है, एक और मंदिर होता है चार आकार का, किसका होता है। सब पहले चार थे पेम्पलेट, मंदिर होते ही पहले मंदिर चिपकाना है, मंदिर बना के आना है। कौन सा? नहीं, कौन कह रहा सही हुआ मंदिर? अरे सब क्वेश्चन नहीं आते। दो मंदिरों के नाम आए मान लो मुझे, तो झालावाड़ वाला, एक गलताजी वाला। ठीक, अब बताओ इसके बाद में क्या लिखूँ? बताता हूँ, 1.5 पेज है, क्या क्या करें। चलो, मंदिर स्थापत्य कला में सूर्य भगवान कब मानते थे हम? ऋग्वेद में, वेद में मानते थे ना। राजपूत कौन से होते हैं? सूर्यवंशी होते हैं। तो वहां से लिंक करने की कोशिश की, ऋग्वेद में भगवान थे उनसे लिंक करने की कोशिश की। कुछ मंदिरों के नागर स्टाइल की विशेषताएं बताई कि नागर शैली के मंदिर किस प्रकार के होते हैं। वो जो झालावाड़ के मंदिर के बारे में बताया, गलता जी के मंदिर के बारे में बताया, सूर्य को क्यों मनाया जाता है। फिर कुछ वहाँ के उड़ीसा के, पूरी उड़ीसा के मंदिर के बारे में बताया। पूर्व में मुंह है वैसा है, मंदिर बना क्या है। कुल मिला के 1.5 पेज पढ़ना था। नंबर आए चाहे उसमें 1 या 1.5, मैं तो अपना पूरा करके आऊँ, जितना आ रहा है उतना। जाती थोड़ी नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, छोड़ना है ही नहीं, छोड़ना पाप है मेरे लिए। बताऊंगा नहीं है उसमें भी नंबर आएंगे। आधा आधा नंबर तो कहीं ना कहीं से खींच लिया जाएगा। 18 की कॉपीज देख लेना, ये पेपर में सब कुछ लिखा है, मिलता जुलता है। एक नंबर बताऊंगा क्वेश्चन, 2018 बाद में बताऊंगा। ये देख लो, गंगे कोंड चोलपुरम टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, 83 टन का विमान और अपर कलश अरमोली अरिमोली वर्णन ने बनाया, जिसको राज राज कहते हैं। गंगे कोंड चोलपुरम टेम्पल हो गया, इसको हर्ष को इंडोनेशिया जावा बाली सब जीता, इसलिए ये मंदिर बनाया था। टेम्पल कैसे होते हैं? ऑक्टाहेड्रल विमान होता है, गोपुरम होता है। गोपुरम किसको बोलते हैं? जो अंदर घुसते हैं वो गेट होता है। मीनाक्षी मंदिर देखा होगा कितना बड़ा गोपुरम है, गोपुरम एंट्री गेट को बोलते हैं। विमान किसको बोलते हैं? नंदी का, नंदी के वहाँ नंदी बनाया हुआ है बहुत बड़ा सा। अभी वहाँ देखोगे तो वहाँ पौंड होता है, एक तालाब होता है मंदिरों के अंदर ही। और विश्वास नहीं हो रहा था अपने, ये सूर्य मंदिर ये देख लो, वहाँ पर 3 भैंसे को तीर मारा था। 3 भैंसे की प्रतिमा लगी हुई है पास में, वहाँ तालाब है सिरोही में। ठीक है, नटराज, नटराज स्टेचू के बारे में बता दिया, ये भी तो है आर्किटेक्चर। लिकोता आर्ट के बारे में बता दिया। ये देखो, 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा ये वाला डायग्राम। कोई अगर लंबा है तो उसको, और कोई छोटा है तो उसको बड़ी कुर्सी भी दे दो। ये तो है समानता, जो डिजर्व करता है ऊपर जाएगा। और ये है समता, कि अगर किसी को पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है तो अधिकार दिया जाए। ये है सब बराबर, ये समानता, ये समता। ये गांधी जी ने बोला था, ईशावास्यम इदम सर्वम। सभी लोगों में भगवान का वास है, अगर सभी लोगों को भगवान मान के चलेंगे तो सभी का। जॉन रोल्स ने क्या बोला, जेस रोल्स ने क्या बोला? 55 बचाओ आंदोलन के लास्ट सत्यार्थी का। यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, मैंने एक लाइन में कितनी योजनाएं लिखी वो देखना। प्रधानमंत्री पोषण योजना, मनरेगा योजना, यस, प्रधानमंत्री स्किल मान योजना, में 5 योजना लिखी।
आया था सामाजिक सुधार वाला। ह्यूमन राइट्स की बात की तो यूनाइटेड नेशन ने 10 नवंबर 1946 को ह्यूमन राइट्स को माना। ह्यूमन राइट नाम की कोई चीज़ होती है। कैलाश सत्यार्थी ने ह्यूमन राइट के लिए क्या किया? बचपन बचाओ आंदोलन किया। नरहरि राव ने ऑपरेशन सुलेमानी चलाया। इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, नोबेल पीस प्राइज सत्यार्थी को। ईश्वर गुजर सर ने कराए थे सब मैराथन क्लास में। 2023 की मैराथन हुई थी, गुजर सर जो IPS है। ये हमारा अरावली का एक अरावली पर्वत राजस्थान की प्रमुख भौगोलिक इकाई है जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विवेचना कीजिए। अरावली माउंटेन इज कंसिडर्ड एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। इसमें ये फालतू बातें। इसमें 3 चीज़ें पूछी थी, ये देखो। यहाँ लिखा हुआ है, देख लो। एक लिखा है यहाँ पे, यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है। मुझे इन तीनों के बारे में चर्चा करनी है। और जब यहाँ चर्चा की तो ये देखना, लाइन मार रखी है। यहाँ तक ही लिखूंगा, यहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरा यहाँ चलेगा। पता तो होना चाहिए ना कि 3 लिखने हैं, एक को तो बड़ा लिख जाऊँ, एक को छोटा लिख जाऊँ, मतलब क्या निकलेगा? नेचुरल। राजस्थान में 20% जो वनस्पति पाई जाती है वो अरावली के आसपास ही पाई जाती है। यहाँ पे कौन कौन से पशु रहते हैं? चीतल। कुंभलगढ़ में देखेंगे तो अपन रहता है वुल्फ। वो रहते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? सज्जनगढ़ है, नाहरगढ़ है, वाइल्ड जील पार्क है। बहुत सारे फ्लोर रहते हैं, जैसे डिक्ली पिटेरा आबुएंसिस और जुबिलीफेरस लिजार्ड। कल्चरल तौर पर देखें तो हम जिस सभ्यता को पालना कहा जाता है, कौन कौन सभ्यता रहती है यहाँ पर? ट्राइब्स कौन कौन से रहती है? भील रहते हैं, मीणा रहते हैं, गरासिया रहते हैं। मेवाड़ प्रिंसली स्टेट में गुरिल्ला वॉर टेक्टिक की जाती थी। हम देखते हैं महाराणा प्रताप व अमर सिंह गुरिल्ला वॉर पद्धति के थ्रू करते थे। ये गुरिल्ला वॉर टेक्टिक तो अरावली है, ये हमारा कल्चर है। आसान ज्योग्राफी हिस्ट्री से जा रही है, अब देखते जाओ। किले यहीं क्यों बने हैं? रणथंभौर का किला पहाड़ी पे क्यों बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला कौन सा पठार पे बना हुआ है? कुंभलगढ़ क्यों पहाड़ी पे बना हुआ है? अरावली का ये भी तो इम्पोर्टेंस है। जयगढ़, नाहरगढ़ अरावली भी है। पिथौरागढ़ क्या है बताना? राय पिथौरा की उपाधि किसे दी गई? सोच लेना, ये अजमेर में है कि दिल्ली में है बस। और दिल्ली में अगर है, चलो ये बात तो, हमारा राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? रायसीना की पहाड़ियाँ। रायसीना की पहाड़ियों पर, रायसीना पहाड़ी से हमारे पीछे गुजरात में एक शहर है जामनगर है। शेरशाह मूवी में आता है तो वो यहीं से होता है। शहर का नाम याद नहीं आ रहा। यहाँ तक अरावली फैली। अरावली पूछा ना, ये थोड़ी पूरा राजस्थान में। हाँ, आस पास ही वहीं पे है। जैसे कुछ नाम हो सकता है, याद नहीं आ रहा। आर्थिक महत्व क्या है? खनिज मिलते हैं यहाँ से। खनिज हम सब पता है कि अरावली पेटी में कौन कौन से खनिज मिलते हैं। एक ही सर ने लिखा रखा होगा। पहले लिखा रखा होगा लोहा, फिर लिखा रखा होगा शस्ता और कॉपर। ऊपर ही ऊपर कॉपर, लोहा, शस्ता। मैंने भी लिखा। नॉन मेटलिक मिलते हैं, जगपुरा बोगिया में सोना मिल रहा है, वो भी तो अरावली है। और क्या है? टूरिज्म में करणी माता रोप वे उदयपुर। और क्या है? पुष्कर झील। अरावली इज द चीफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम, ठीक है बस हो गया। तो वही है। जब ऐसे कितने बताते जाओ, कितने बताते जाओ, पर एक टेम्पलेट मिल गया आपको कि प्रकार से लिखा जाता है। कि भगवत गीता की क्या लिखा हुआ वो बता दिया। मौलाना कमेटी ने क्या, सेकेंड ईयर से ने क्या कहा, बोहरा कमीशन ने क्या कहा। ये गीता का था तो गीता में श्लोक लिख, इंस्टेंट आ जाते हैं। आंसर राइटिंग करो तो सही। ये देखो, ये कोई आंसर था 5 नंबर का, मुझे आ नहीं आता था, मैंने लिखाया। पहले पहले चुनाव होते थे, ब्लैंक पेपर पे हुआ करते थे। 1962 से बैलेट पेपर यूज़ होने लगा।
1980 से ईवीएम यूज़ होने लगा। 1998 से राजस्थान में पहली बार ईवीएम का यूज़ किया गया। 2004 में पूरे भारत में ईवीएम का यूज़ किया गया। फिर वीवीपैट का यूज़ किया गया। ये लिखा हुआ क्रिटिकल अखबार में आते हैं सब चीज़, चुनाव होते तब आ जाते पढ़ते हैं हम। अखबार अखबार कौन सा पढ़ते हो? 19 रुपए कटते दैनिक भास्कर है। दैनिक भास्कर तो 4 रुपए का आता है। दैनिक भास्कर थोड़ी ना पढ़ते। दैनिक भास्कर में आपको जो चटपटी खबर मिल रही है वो मिल जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ ना, लाइब्रेरी जाते हो, इंडियन एक्सप्रेस नाम का अखबार आता है, वो पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस में एक तो एक्सप्लेंड नाम का पेज आता है। दुनिया का सबसे बेस्ट पेज लगता है मेरे को एक्सप्लेंड नाम। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक पेज आता है एक्सप्लेंड नाम से, Explained। एक आता है आइडियल पेज नाम से। उसमें कुछ आते हैं, उसके अलावा भी पेज बता रहा हूँ, कुछ आते हैं हमारे जो कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं। एडिटोरियल्स आते हैं, एक पहला पेज पढ़ना है, पहले के जस्ट पीछे वाला पेज पढ़ना है, एक लास्ट पेज पढ़ना है, बस 5-6 पेज पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस पे सब चीज़ें वहाँ मिल जाएगी आपको। ये नहीं है तो हिंदू पढ़ लो। मैं बताता हूँ, मैं ऐसे अखबार कैसे पढ़ने लगा बताऊँ। जब मैं शुरू, आपने पूछा था साइंस सब्जेक्ट, तो अ, अखबार में पढ़ने लगा तो सबसे पहले अखबार कैसे पढ़ाई कर शुरुआत, मतलब अखबार पढ़ना होता है सब बोलते हैं। मैं पढ़ता था पहले हिंदू अखबार, 1.5 साल तक द हिंदू पढ़ा। फिर 1 साल मैंने Express पढ़ा। पहले शुरू शुरू में अखबार इसलिए पढ़ता था क्योंकि लाइब्रेरी अखबार आता था, अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा हूँ, पता था, था थोड़ा दिखावटीपन था। दिखावटीपन था तो अखबार लेके आता। अखबार का टाइम कौन सा था पता है? 4-5 बजे का, फिर सुबह का, जब पूरी लाइब्रेरी भरी होती थी। थोड़ी सी कुर्सी पीछे करता, एक पाँव यूँ रखता, अखबार पढ़ता, सब देख रहे हैं, हाँ, ठीक है। उस तरीके से स्टार्ट किया था कि वाह यार, दो अखबार पढ़ता है यार, अंडरलाइन और करता। तो ठीक है वो सब चीज़ें भी, लेकिन वो फिर वहाँ से अखबार की हैबिट तो पड़ गई कम से कम। खावटीपन से ही पढ़ी तो हैबिट तो पड़ गई। अखबार अच्छा लगने लगा, वहाँ से चीज़ें मिलने लगी। मैं आपको सिलेबस सिलेबस से कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। सिलेबस याद होगा तो टेलीग्राम पे भी कुछ आएगा तो भी नोट कर लेंगे, अखबार में कुछ पढ़ा तो भी नोट कर लेंगे। सिलेबस क्या, मेरे क्या मतलब, सिलेबस याद करने से थोड़ी ना आएगा कि 10 नंबर में क्वेश्चन आया इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस लिख। ये वही कथन बता रहा था राम से मुहिर का। पूछा गया कि क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, प्रधानमंत्री की बढ़ती शक्ति और भूमिका पर आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, अन्य स्नापर के कैसे प्रभाव होंगे। सीधे राम से मुहिर ने कहा कि हमारे मंत्रिमंडल है वो तो एक स्टीयरिंग व्हील की तरह है, जहाज चलता है उसका एक स्टीयरिंग व्हील होता है, और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो उसको घुमाने वाले हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री कहेंगे उसी प्रकार मंत्रिमंडल कार्य करेगा, राम से मोहिनी ने कहा था। ठीक है, फिर वही एग्जामिन किया, वही चीज़ है कि आप सबको पता है ये पॉजिटिव क्या है, इंक्रीजिंग रोल कहाँ बढ़ रहा है, नेगेटिव है, वही बात है, सब कहते हैं। सब राहुल गांधी को भी सुनते हैं, नरेंद्र मोदी को भी सुनते हैं। अगर आलोचना करनी है तो राहुल गांधी को याद कर लें, तारीफ करनी है तो मोदी को याद कर लें। राहुल गांधी को याद कर लिया, आलोचना करनी थी। पॉजिटिव इम्पैक्ट बताने थे पहले। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि सकारात्मक बिंदु क्या है, हमारी लीडरशिप इफेक्टिव है, जीएसटी का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का केंद्रीकरण है, इससे क्या हो रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बातें हो रही है, यूसीसी जैसी बातें हो रही है जो सभी राज्य अपना रहे हैं। डबल इंजन की सरकार भी लिख सकता था मैं तो, पर फिर वो नहीं लिखा मैंने, डबल इंजन की सरकार लिख देता। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है, बिग गेट अलायंस बनाई है, पंचामृत दिया हमने COP26 में, G20 समिट की, ग्लोबल साउथ के हम लीडर है, डोमेस्टिक कौन सी है, एंडिंग आर्टिकल आर्टिकल 370 हटाया, ये काम किए ना। जो सरकार ने काम कर दिया वो सब अच्छे हैं। नीति आयोग लेके आए, टॉप टू डाउन अप्रोच लेके आए, सॉफ्ट पावर के तौर पर कैसे लेके आए, योगा किया, हार्ड पावर कैसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, दोनों का मिक्सचर है। फिर यहाँ पर नेगेटिव क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण है उसको कम कर रहे हैं। जैसे वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव कानून और आईडी कार्ड, सभी का एक आईडी कार्ड होगा।
सभी का एक कानून होगा, सभी का एक चुनाव होगा, ये कौन सी बात हो गई? विकेंद्रीकरण को आप खत्म कर रहे हैं, नेगेटिव में लिखा है। बेसिक स्ट्रक्चर पर आप कर रहे हैं प्रहार, संघवाद की बात कर रहे हैं आप, संघवाद से यूनिटरी लेके जा रहे हो वापस। फिर नीति आयोग ने हालांकि किया है, पंचायती राज के बारे में लिख दिया कि गांधीयन फिलोसफी ऑफ प्लानिंग, पंचायत के स्तर पर प्लान हुआ करती थी, लेकिन अब आप नहीं। फिर इसमें जो भी पॉजिटिव नेगेटिव लगे वो लिखे, वाह, फिर खत्म हो गया। फिर वही बी आर अम्बेडकर का कथन जो हम सभी को पता है कि अगर भारत में कोई ऐसी पोस्ट है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट को के समान हो सकती है, भारत, तो भारत का कोई भी पोस्ट ऐसी है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट के समान हो सकती है, वो सिर्फ भारतीय प्राइम मिनिस्टर है, बी आर अम्बेडकर। जो जिनके पास इतनी शक्तियाँ है कि वो डायरेक्शन ऑफ शोर्स, शोर्स मतलब जो लहरें आ रही हैं समुद्र की, उनको भी चेंज कर सकती है का तरीका। मैं तो ऐसे ऐसे लिख के आता था कि ब्रिटिश साम्राज्य की बात आती तो ड्रैकोनियन पावर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ड्रैकोनियन मतलब ड्रैगन, जैसे कि जैसी, बिल्कुल मतलब राजवी सर एक बात कहते हैं, जितनी ज़्यादा गालियाँ जिसको दोगे ज़्यादा नंबर मिले। मैंने वो सोच लिया, बस क्वेश्चन आते पहले ब्रिटिशर्स को गालियाँ देनी है, ठीक किया करता था बस। ये स्टाइल लिखने की। अब पबेड़ का क्वेश्चन है, यहाँ पर कमेटी लिख दी, यहाँ पर सेंट्रल पे कौन सी कमेटियाँ, स्टेट पे कौन सी कमेटियाँ, आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता में भी देख लीजिए कितने पॉइंट लिखे, 10 पॉइंट आवश्यकता में लिख दिए इस जगह में, 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। और यहाँ और लिख रहा है टू गाइड आवर विजन टू प्रोस्पेरस एंड डेवलप्ड इंडिया एट द रेट 2047। कौन सी कमेटी बनी, घोर वाला कमेटी बनी, आयंगर कमेटी बनी, संतानम कमेटी बनी, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, करप्शन प्रिवेंशन एक्ट 1947, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के बारे में दिया। बॉडीज कौन कौन सी है, सेंट्रल में कौन कौन सी बनी हुई है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, राज्य सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, सीबीआई है, लोकायुक्त है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, स्टेट इंटेलिजेंस है, कोड ऑफ कंडक्ट कौन कौन से है, राजस्थान की कौन सा, रेलवे कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा, वे फॉरवर्ड लिखना। ये पहली और सेकेंड आरसी की माननी चाहिए। ये बता दूं, यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी थी, धर्मवीर समिति और सेकेंड आरसी की बात बताऊँ, 1500 पेज की रिपोर्ट है सेकेंड आरसी की, जीवन में कभी खोल के देखी भी नहीं। धर्मवीर कमीशन है पुलिस के लिए, जीवन में कभी खोल के देखा भी नहीं। कभी भी आपको मौका मिले पुलिस के बारे में सुधार करने का, धर्मवीर कमीशन का नाम ले लेने का, कभी भी आपको मिले कि एआरसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म काउंसिल, कमेटी या काउंसिल जो भी है, तो एआरसी है। ये चौथी रिपोर्ट में बहुत सारे सुधार बताए गए। मेरे को जो भी सुधार लग रहा है वो माननीय सदस्यों को तो लग ही रहा होगा, 2-2 3-3 साल तक वो सुधारों के बारे में चर्चा करते हैं, सब कुछ उन्होंने कह रखा है। करप्शन जैसी चीज़ के लिए तो उन्होंने कही रखा है, बस वही लिख देता हूँ और अपना काम हो जाता है। ये थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है। 1 सवा घंटे में आपको थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया लगा होगा करना क्या होता है। कि वही बात हमेशा उत्तर लिखते हुए ध्यान रखें, 15,000 लोग से मैं मेरे उत्तर को अलग कैसे बनाऊँ। बाकी सभी को इसमें से एक भी ऐसी चीज़ बताइए जो आपको मालूम नहीं हो तो बता, सब चीज़ें आपको पता है, सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम है, बस बात हो जाती है। एक जेंसर वाली बात है कि उकेर पा रहे हैं, मैं उकेर पा रहा था तो तुम्हें नंबर मिल जाते थे, एक कम उकेर पा रहा था तो कम नंबर, फर्क बस इतना। तो मेरे को सर 6.5 7 ही मिलते हैं, मेरा फिक्स नंबर है 6.5 6 6.5 6 6.5, इससे नीचे नहीं जाता मैं। बताओ इसमें क्या कहाँ काटोगे। मैं को एक देखो, सभी आंसर राइटिंग की एक खासियत होती है कि आंसर राइटिंग पहले किन सब्जेक्ट की ज़्यादा करनी चाहिए, करनी तो सबकी चाहिए, पर किन की ज़्यादा करनी चाहिए। एथिक्स की बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी की बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी चाहिए, आईआर की बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ज्योग्राफी करनी चाहिए, इकोनॉमी की थोड़ी बहुत करनी चाहिए, अबेड की भी करनी चाहिए, हिस्ट्री की। वैसे तो मतलब आंसर राइटिंग मेरे हिसाब से 10 नंबर की हो, सिर्फ 5 नंबर में आता है फैक्ट्स लिखेंगे, 2 नंबर में तो बिल्कुल फैक्ट्स है, चरणदास जी की 2 शिष्यों के नाम लिखे, तेजो भाई दया भाई, देखोगे इसमें तो 2 नंबर में कुछ नहीं होती, 5 व 10 नंबर में होती है। ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है?